हेलो वेटरन्स, माय फ्रेंड्स, वेल विशेस, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइट पर रिव्यू पिटीशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने कल जो जानकारी दी थी वो जानकारी वहीं तक है, आगे हमें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। हाँ, इतना अंदाज़ा हम ज़रूर लगा सकते हैं कि जंतर मंतर पर शांति है। अब शांति के दो ही अर्थ होते हैं, या तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है या वही हार चुके हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, एक मेरे व्यूअर के कमेंट आए थे कि साहब ECHS में जो लाइफ सर्टिफिकेट की डिमांड हो रही है उस पर आप एक वीडियो बनाएं। उस पर जो जानकारी है उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जानकारी में दे दी है, लेकिन उनकी भाषा से लगा था ऐसा कि इन्होंने क्यों लाइफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक वीडियो बनाया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ECHS में कुछ मेल प्रैक्टिसेज हो रही थी, शायद उसी को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें घबराने की बात नहीं है। मैंने बताया था पेंशनर और उसकी स्पाउस यानी उसकी वाइफ को लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, उनका स्पर्श से उठा लिया जाएगा। 18 साल से कम बच्चा है उसकी भी देने की ज़रूरत नहीं है। केवल 18 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो और माँ बाप हों, उनके बारे में ये लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इनकम सर्टिफिकेट इत्यादि देना जरूरी है। अभी 22/7/2022 को लेटर निकला है और ये उन्होंने कहा है कि जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, पेंशनर्स यानी बेनिफिशियरी, जो प्राइम मेन बेनिफिशियरी है, उसको सलाह दी गई है उसका आप पैन कार्ड बनवा लें और इनकम टैक्स की साइट से वो एक फॉर्म आता है, कोई 26 से ऐसे करके, उसको वहाँ से ले लिया जाएगा और इनकम का प्रूफ उसी से काम चल जाएगा। आपको तहसीलदार वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये 1 अगस्त से ये प्रक्रिया ECHS की साइट पर शुरू हो जाएगी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था OROP के बारे में, उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही हैं। कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, मिसअंडरस्टूड हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, कुछ पॉइंट तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा नोटिफिकेशन है OROP का 7 नवंबर 2015 का, वो क्या कहता है। वो कहता है कि करंट पेंशनर की पेंशन पास्ट पेंशनर्स को उनकी रैंक के आधार पर, जितनी उन्हें सर्विस की है यानी सर्विस के आधार पर, पीछे के पेंशनर पास्ट पेंशनर को दी जाएगी और वो भी यूनिफॉर्म पेंशन दी जाएगी, एवरेज बेस्ड होगी और इसका रिवीजन 5 साल में होगा। ये हमारा नोटिफिकेशन है। इसके अगेंस्ट में जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग पिटिशनर बनकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। अब वो क्या क्या लेकर के गए, हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें थीं जिन्हें वो कोर्ट में लेकर गए। पहला उनका ये था कि ऑटोमेटिक एनुअल रिवीजन एज पर कोसियारी कमेटी कॉल्ड असली वाली OROP। उन्होंने कहा कि कोसियारी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा गया था कि एनुअल रिवीजन हो और ऑटोमेटिक हो, किसी को कुछ नहीं करना पड़े, स्वतः ही हो जाए, और इसको ये असली वाली OROP कहते हैं। अब यहाँ ये आपको बात बताना चाहता हूँ मैं कि जो कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट थी वो वर्तमान भारत सरकार ने नहीं मानी थी और शायद पहली सरकार ने शायद जाते जाते मान ली थी। तो जो एनुअल रिवीजन है इसमें प्रॉब्लम इनको ये आ रही थी कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ये इतना आसान नहीं है, बहुत सारे एक्सर्समैन हैं और ये पॉसिबल नहीं है, और इस करके ये एनुअल रिवीजन पॉसिबल नहीं था। और इसी को मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब असली वाली OROP कहते हैं। जो कोसियारी कमेटी की जो डेफिनीशन है ये भारत सरकार ने नहीं मानी हुई है। भारत सरकार ने केवल और केवल इसको जो 5 साल के अंतराल पर एक पर्टिकुलर ईयर का बेस लेकर के जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज होगा उसको देने की बात अपने OROP नोटिफिकेशन में कही हुई है और इसको कोर्ट ने नहीं माना है। दूसरा ये जो लेकर के गए थे वो थे नोशनल मैक्सिमम फिटमेंट। इस बात को मैं भी नहीं समझ पाया। दूसरा था नोशनल मैक्सिमम बेनिफिट। ये कहाँ से लेकर के आए नोशनल मैक्सिमम फिटमेंट?
यानी असली वाली ओआरओपी, और वो भी नोशनल मैक्सिमम होना चाहिए। ये नोशनल मैक्सिमम जो ये शब्द थे, ये डेफिनेशन थी या ये कॉन्सेप्ट था, ये केवल 430 सर्कुलर और 501 सर्कुलर में लागू होता है, और तो कहीं होता नहीं है। नोशनल क्या था कि जब हमारी पेंशन कम हो रही थी तो उस समय सरकार ने कहा था, एक कमेटी बिठाई थी और वो कैबिनेट सेक्रेटरीज कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि जो 5वें वेतन आयोग का जो एंड है उसके करस्पॉन्डिंग जो 6वें वेतन आयोग में एंड है उसके बराबर पेंशन दी जाए, मतलब ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन करस्पॉन्डिंग तो नहीं दिया गया, इन्होंने दूसरा फार्मूला निकाल लिया, और फार्मूला ये था, जो मिनिमम फिटमेंट टेबल बनाई थी, जो 5वें वेतन आयोग का जो लोअर एंड था उसमें 1.86 मल्टीप्लाई करके और उसमें ग्रेड पे जोड़ दिया, उसमें MSP जोड़ दी गई, और जहाँ एप्लीकेबल था वहाँ एक्स पे जोड़ दी गई। इस प्रकार बनाई गई। तो इस प्रकार की जो बनाई गई थी टेबल, उनको 430 सर्कुलर में बनाया गया था। जैसे एक न्याय सुधार की जब बनाई गई थी तो 23,500 कुछ के ये आसपास बनी थी उस समय, उनका जो अपर एंड था, अपर एंड से बना करके, और ये वही इसका फॉर्मूला लगाया गया था 1.86। नोशनल मतलब ये असली नहीं थी, वो रियल फिगर नहीं होती है नोशनल, एक कैलकुलेशन के अनुसार उसको ले जा करके वहाँ सेट कर दिया गया था, और ये नोशनल फिगर थी। तो नोशनल का यहाँ तो कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो एक सिपाही का 2018 में जो रिटायर हो रहा था, जो 21,253 जो फिगर दिखाई थी, वो नोशनल तो नहीं थी, वो तो रियल फिगर थी, उसको तो नोशनल कह नहीं सकते आप। अब ये नोशनल मैक्सिमम कहाँ से लेकर के आए पता नहीं। हाँ, हो सकता है उनका कहने का मतलब ये हो कि जो मैक्सिमम है उसके आधार पर किया जाए, लेकिन भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो केवल एवरेज बेस्ड है। और तीसरा इनका था ओआरओपी एज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यूड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम विदाउट कैबिनेट अप्रूवल। एक उस समय जाते जाते एक ओआरओपी पर चिदम्बरम साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया जो कैबिनेट से पास नहीं था। इसका तुलना हम बाद में करेंगे हमारे ओआरओपी नोटिफिकेशन से कि एक्चुअली में क्या कमियां थी और कोर्ट ने क्या कमी मानी, और वो निकाल करके चले गए और ये डिफेक्टिव था, इसको भी कोर्ट ने नहीं माना। अब क्या हुआ कि जिन्होंने प्रूफ क्या दिए थे इन्होंने इसके लिए, प्रूफ प्रोड्यूस्ड बाय पिटिशनर्स 2 PPOs। एक तो इन्होंने 2 सिपाहियों के PPO दिए थे, एक जो 2014 से ओआरओपी ले रहे थे और एक जो 2018 में उन्हें PP लिए रिटायर हुए थे, और उनकी 21,253 कहीं फिगर थी, और उसकी जो 2014 में जो रिटायर हुए थे उनकी 17,129 थी। इनके दोनों में फ़र्क था 4,129। और दूसरा था इनका कॉपी ऑफ डिफेक्टिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले गए थे जो नहीं माना, और कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट लेकर के गए थे। अब ये 2 PPO जिन्होंने दिए थे, वहाँ बहस ये हुई कि ये 2 PPO जो हैं उसमें जो जिनको नोशनल मैक्सिमम कह रहे थे, एक्चुअल एक PPO में जो 2018 में रिटायर हुआ था वो रियल फिगर थी, मतलब ये ओआरओपी दी जाए। तो उस समय जो कोर्ट ने कहा था उस PPO दोनों PPO के आधार पर, और जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने जो बहस की थी उनमें क्या हुआ था, कोर्ट ने एक रिमार्क दिया उन दोनों के ऊपर। क्या दिया था कि देयर इज नो लीगल मैंडेट दैट सेम रैंक पेंशनर्स मस्ट बी गिवन सेम पेंशन। यानी ये जो कोर्ट ने कहा था, कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि सेम रैंक के पेंशनर को सेम पेंशन दे दी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर्ट ने ये कहा था कि जो ओआरओपी का जो नोटिफिकेशन है जिसमें करंट पेंशनर्स की पेंशन पास्ट पेंशनर को जाएगी, इसका मतलब वो कैंसिल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। नहीं, केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 PPO थे उनके संदर्भ में ये बातें कही थी, क्योंकि एक उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि होता क्या है कि ऑल पेंशनर्स हु होल्ड सेम रैंक फॉर्म ए होमोजेनियस ग्रुप इन द लाइट ऑफ ACP और MACP। और सारे के सारे पेंशनर्स जो एक ही रैंक के हैं वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाते, होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाते हैं वो, क्योंकि उनकी कुछ वेरिंग बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब वेरिंग बेनिफिट्स तो कुछ भी नहीं था, MACP और ACP का फर्क था, उससे फर्क पड़ जाता है। यानी उन्होंने ये कहा था कि एक जो सिपाही का आप जो
फिगर लेकर के आए हो, एक में तो एमएससीपी है और एक में एमएससीपी नहीं है, दोनों की पेंशन बराबर है, मान लेते हैं। लेकिन दूसरे वाला जो एमएससीपी है उसमें जो वेरिंग बेनिफिट्स है, एमएससीपी का जो फर्क पड़ा है उसकी वजह से उसमें पेंशन में फर्क आ रहा है। और जिस समय कोर्ट ने निर्णय दिया था उस समय कोर्ट के पास ऐसा कोई आदेश नहीं था, ना तो डीपीओडी से था या हमारे डीएसडब्ल्यू से था, ना भारत सरकार से था कि जो मैक्सिमम पेंशन है उसकी जो करंट पेंशनर की वो पास्ट पेंशनर को दे दी जाए। इसलिए कोर्ट के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए कोर्ट जो मैक्सिमम पेंशन थी उसको नहीं दे सकते थे। क्यों? कोर्ट को ये पता था कि जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन है उसमें मैक्सिमम पेंशन न दे करके केवल एवरेज पेंशन दी हुई है और वो लागू होगा। यदि हम ये मान लिया जाए कि कोर्ट ने ये कहा है कि लीगल मैंडेट नहीं है कि जो सेम रैंक पेंशनर की सेम पेंशन नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ओआरओपी के नोटिफिकेशन को ही नकार दिया है। लेकिन और उन्होंने कट ऑफ डेट की भी बात कही थी। हाँ, अभी यदि आप स्टेट में जाओगे पेंशनर्स के लिए या कई महकमा हैं, और मैं अभी बैंकों में बता देता हूँ कि बैंकों के जो पेंशनर्स हैं जो अभी लड़ाई चल रही है उनकी, एक मतलब बताते हैं एक ऑफिसर को भी एक चपरासी के बराबर पेंशन नहीं मिल रही है। मतलब वो सेम रैंक की तो बात छोड़िए, ऑफिसर के बराबर, ऑफिसर की तो छोड़िए, चपरासी के बराबर पेंशन नहीं है। इस प्रकार की समस्याएं हैं। कोई ये बैंक हमारा आर्मी का नहीं है, ये दूसरी जगह भी समस्या है। लेकिन सेम रैंक के लिए सेम पेंशन दी जा सकती है क्योंकि भारत सरकार ओआरओपी का नोटिफिकेशन 7/11/2015 में ला चुकी है और ये कह रहे हैं वो कि करंट पेंशनर की पेंशन पास्ट पेंशनर को दी जाएगी। इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास मैक्सिमम का नहीं था कहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और फिर दूसरा जो कट ऑफ डेट है वो भी खत्म कर दी है, यानी पास्ट पेंशन को दी जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं है वो कब रिटायर हुआ कब नहीं हुआ, वो वहाँ पर चली जाएगी। अब ये निकल करके आता है कि एक्चुअली में है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है। तो भारत सरकार का जो ओआरओपी का जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा था उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी नहीं है, वो वैलिड है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी क्या है, वैलिड क्या है? भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन निकला था, मैं आपने एक बार प्रोसेस बताई थी, ये डीएसडब्ल्यू में गया होगा, उसके बाद में ये डिफेंस सेक्रेटरी से डिस्कस हुआ होगा, उसके बाद खर्चे के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में गया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपने कमेंट दिए होंगे, ये वापस डीएसडब्ल्यू के पास आया होगा, फिर ये कैबिनेट सेक्रेटरी के पास गया होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भारत सरकार के पास यानी कैबिनेट के पास गया होगा। और जब ये ओआरओपी नोटिफिकेशन आया है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है। दूसरी ओर हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखते हैं, उन समय जो पी चिदम्बरम साहब ने निकाला था वो केवल एक कागज के टुकड़े पर निकाल करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चले गए थे। ना तो ये डीएसडब्ल्यू के पास गया, न ये डिफेंस सेक्रेटरी के पास गया, न खर्चे के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास गया, न ये दोबारा कैबिनेट सेक्रेटरी के पास गया, और न इसमें कैबिनेट या भारत सरकार के सिग्नेचर थे, इसलिए इनवैलिड था और कोर्ट ने इसको सिरे से नकार दिया। और मैं आप एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ लड़ाई हो रही है तो सिर्फ ये हो रही है कि श्री चिदम्बरम द्वारा निकाला गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो फरवरी 2014 में निकाला गया था, ये चाहते हैं कि जो जुलाई 2014 की जो डेट है वो फरवरी 2014 में चली जाए, जिससे कि इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ यूपीए सरकार को मिल सके और ये कहा सके कि उन्होंने ही ओआरओपी दी है और ये ओआरओपी मोदी सरकार ने दी है। ये इनकी राजनीतिक लड़ाई है और यही लड़ाई वहाँ पर हो रही है। अब हम आपको और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत सरकार का निकाला हुआ ये ओआरओपी नोटिफिकेशन आर्बिट्री नहीं है, मनमाना नहीं है। अब मनमाना क्यों नहीं है? आपको पता है कि जंतर मंतर पर जब एजिटेशन हो रहा था वहाँ एक निगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई थी। उस निगोशिएटिंग कमेटी ने उस समय के जो तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी थे उनके साथ वार्ता की थी। वार्ता के साथ ये खुद उसमें सहमत थे कि एवरेज बेस पे दे दीजिए। ये सहमति बनने के बाद ये आगे बढ़े थे और दूसरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, इसलिए मनमाने तरीके से भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी बातें हुई, आपको अब मैं बताता हूँ यहाँ में उसको। और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये भारत सरकार का पॉलिसी मैटर है, इसमें हम ज़्यादा भीतर नहीं जाएंगे। आज हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, मैं और भी आगे कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। तो जब ये सारी बातें चल रही थी
तो 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई। एक तो ये हुआ कि जाने अनजाने में जो पिटिशनर के वकील थे, एडवोकेट थे, वो हुफेजा साहब, उन्होंने ये कहा था कि पुराने जो सोल्जर्स थे वो दुश्मन से आमने सामने लड़ा करते थे, लेकिन आज के जो सोल्जर्स लड़ते हैं उनके पास मैकेनाइज्ड वेपन्स हैं, सॉफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उनके पास गाड़ियां हैं और आज सुरक्षित हैं। उस समय नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात कही थी। इसलिए क्यों आज के जो सोल्जर्स की जो मैक्सिमम पे है उनको नहीं दी जा सकती। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं टिप्पणी की थी कि उन्होंने माना था कि भारत सरकार जितना रोजियर पिक्चर दिखा रही है, यानी गुलाबी तस्वीर जो दिखा रही है वो आरोपी की, इतना अच्छा है नहीं। उस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उसको मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारा जो मैक्सिमम फिगर होगी उसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी, यानी कहने का मतलब उन्होंने कह दिया कि इसमें एमएससीपी भी शामिल होगी। और जब इसको मिनिमम से मिलाया जाएगा और जब इसका एवरेज निकाला जाएगा तो वो एवरेज नहीं होगा, मीन नहीं होगा। उन्होंने कहा वो गोल्डन मीन होगा, सुनहरा औसत होगा। आप ध्यान दें इस बात पर। भारत सरकार ने स्वयं ही इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मंजूर कर लिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम जब हम लेंगे तो मैक्सिमम में वो सारे तत्व होंगे जो होने चाहिए और उसको जब मिनिमम के साथ मिलाया जाएगा और जब उसका एवरेज निकाला जाएगा तो एक प्रकार से वह गोल्डन मीन होगा। ये बातें वहाँ हुई थी। ये बातें मुझे आज तो आपको इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि सारी की सारी बातें अभी तक हमें पता नहीं है। हम जो कुछ कह रहे हैं वही करते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं। अब मैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आगे मैं नहीं चलना चाहूँगा और मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।